दोस्तों, 1 अक्टूबर 2024 की वो रात दुनिया कभी नहीं भूलेगी। इजराइल के तेल अवीव और यरूशलेम के आसमान में अचानक सैकड़ों आग के गोले दिखाई देने लगे। लेकिन ये कोई आम रॉकेट नहीं थे। हवा में एक धमाका होता है और एक मिसाइल अचानक 80 छोटे-छोटे बमों में बदल जाती है। इजराइल के लोग जो अपने आयरन डोम पर अटूट भरोसा करते थे, उस रात उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के पसीने छुड़ा दिए। क्या वाकई दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, या ईरान ने युद्ध की परिभाषा ही बदल दी है? आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे क्लस्टर बम की उस तकनीक को जिसने इजराइल की सुरक्षा दीवार में छेद कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्लस्टर बम काम कैसे करता है। एक साधारण मिसाइल एक टारगेट पर गिरती है और वहां धमाका करती है, लेकिन क्लस्टर बम एक बस की तरह है जिसके अंदर सैकड़ों यात्री यानी छोटे छोटे बम होते हैं जिन्हें बॉम्बलेट्स कहा जाता है। ये मिसाइल जमीन से 5-10 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही अपना पेट खोल देती है। इसके बाद ये छोटे बम एक फुटबॉल के मैदान जितने बड़े इलाके में फैल जाते हैं। इसका मतलब है कि आप एक मिसाइल से केवल एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक पूरा एयरबेस या टैंकों का पूरा काफिला तबाह कर सकते हैं। ईरान ने अपनी खुर्रम शहर मिसाइलों में इसी खतरनाक तकनीक का इस्तेमाल किया है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक अब महज कॉपी पेस्ट नहीं रह गई है। उनकी खुर्रम शहर 4 और इमाद मिसाइलें खास तौर पर क्लस्टर वॉरहेड ले जाने के लिए डिजाइन की गई हैं। खुर्रम शहर की रफ्तार और उसकी मारक क्षमता इसे इजराइल के लिए काल बनाती है। ईरान का दावा है कि ये मिसाइलें हाइपरसोनिक रफ्तार पकड़ सकती हैं। जब ये मिसाइलें इजराइल की ओर बढ़ती हैं तो उनकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि रडार उन्हें ट्रैक तो कर लेता है, लेकिन इंटरसेप्ट करने का समय बहुत कम बचता है। और जैसे ही ये क्लस्टर में बदलती हैं, चुनौती 100 गुना बढ़ जाती है। अब आते हैं सबसे बड़े लॉजिक पर। इजराइल के पास 3 लेयर का डिफेंस है, आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो 3। लेकिन क्लस्टर बम के मामले में ये सब सैचुरेशन का शिकार हो जाते हैं। जब एक मिसाइल से 80 बॉम्बलेट्स निकलते हैं तो डिफेंस सिस्टम के रडार को 80 अलग अलग टारगेट दिखने लगते हैं। कंप्यूटर ये तय नहीं कर पाता कि किसे मारना है। अगर इजराइल हर छोटे बम को मारने के लिए एक इंटरसेप्टर छोड़े तो उनके पास मिसाइलें खत्म हो जाएंगी। इसे कहते हैं ओवरलोडिंग द डिफेंस। ईरान ने इजराइल की तकनीक को ही उसके खिलाफ हथियार बना लिया। यहाँ एक बड़ा जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट है। क्लस्टर बमों का सबसे ताज़ा और भयानक इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध में देखा गया है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ इनका जमकर प्रयोग किया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान और रूस के बीच जो मिलिट्री पार्टनरशिप हुई है उसमें इसी तकनीक का आदान प्रदान हुआ है। ईरान ने रूस को ड्रोन दिए और बदले में रूस ने ईरान को अपनी मिसाइल गाइडेंस और क्लस्टर तकनीक में सुधार करने में मदद की। ये केवल ईरान बनाम इजराइल नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल पावर शिफ्ट है जहां पूर्व की तकनीक पश्चिम के सुरक्षा घेरे को चुनौती दे रही है। युद्ध केवल बमों से नहीं, वॉलेट से भी लड़ा जाता है। इजराइल की एक एरो इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत करीब $3.5 मिलियन यानी 30 करोड़ रुपए है। वहीं ईरान का एक क्लस्टर वॉरहेड इसके मुकाबले बहुत सस्ता है। जब ईरान 200 मिसाइलें छोड़ता है तो इजराइल को उन्हें रोकने के लिए अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। अगर ये सिलसिला हफ्ते भर चल जाए तो इजराइल की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। ईरान जानता है कि वो इजराइल को सीधा हरा नहीं सकता, लेकिन वो उसे आर्थिक रूप से खोखला यानी ब्लीड इकोनॉमिकली जरूर कर सकता है। क्लस्टर बम इसी रणनीति का हिस्सा है। अब बात करते हैं सच्चाई और सबूतों की। क्या क्लस्टर बम गैर कानूनी है? हाँ, 2008 में कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस के तहत 120 से ज्यादा देशों ने इन्हें बैन कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये बम आम नागरिकों के लिए काल है। लेकिन यहाँ कड़वा सच यह है कि ना तो अमेरिका ने इस पर साइन किए हैं, ना रूस ने, ना इजराइल ने और ना ही ईरान ने। इन देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून सिर्फ एक सुझाव की तरह है। जब तक कोई देश खुद बैन नहीं लगाता तब तक इन्हें रोकना मुश्किल है। यही कारण है कि आज युद्ध के मैदान में ये हथियार बेखौफ इस्तेमाल हो रहे हैं। सबूत की बात करें तो इजराइल के नेवातिम एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें देखिए। वहां बड़े गड्ढे नहीं दिखे, बल्कि रनवे और हैंगर्स के पास दर्जनों छोटे छोटे छेद दिखे।
ये छेद इस बात का पक्का सबूत है कि क्लस्टर बॉम्बलेट्स वहां गिरे थे। इजराइल ने कहा कि नुकसान कम है, लेकिन रणनीतिक रूप से ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि ईरान की मिसाइलें इजराइल के सबसे सुरक्षित एयरबेस के रडार और डिफेंस को पार कर गई थीं। यह हमला केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि ये दिखाने के लिए था कि हम जहां चाहें वहां हिट कर सकते हैं। लेकिन इस तकनीक का सबसे काला हिस्सा है इसका डड रेट। अक्सर ये छोटे बम गिरने के बाद तुरंत नहीं फटते, ये जमीन में दबे रहते हैं। युद्ध खत्म होने की महीनों और सालों बाद जब बच्चे इन्हें खिलौना समझकर उठाते हैं, तब ये फटते हैं। यूक्रेन और वियतनाम में आज भी लोग इन क्लस्टर बमों की वजह से मर रहे हैं। ईरान और इजराइल की इस जंग में अगर ये हथियार शहरों के पास गिरते हैं, तो आने वाली कई पीढ़ियां इसकी कीमत चुकाएंगी। ये एक ऐसा जहर है जो जमीन में घुल जाता है और कभी खत्म नहीं होता। तो दोस्तों, क्या क्लस्टर बम अजय हैं? नहीं, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया है कि सुरक्षा की कोई भी दीवार 100% अभेद्य नहीं है। तकनीक बदल रही है और अब लेजर आधारित डिफेंस सिस्टम यानी आयरन बीम पर काम चल रहा है, जो शायद इन छोटे बमों को रोक सके। लेकिन सवाल यह है कि हम तकनीक का इस्तेमाल जिंदगी बचाने के लिए कर रहे हैं या पूरी दुनिया को बारूद के ढेर पर बिठाने के लिए? आपको क्या लगता है, क्या इन हथियारों पर पूरी तरह बैन लगना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये रिसर्च आपको पसंद आई तो वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।